द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है तो इंडेक्स फंड पर वो बाकी सभी से यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है। इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड है ये निफ्टी 50 का। अब इसमें क्या है, ये कैसे होता है, ये फंड कैसा है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स और यहाँ पे इसके पास्ट रिटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे और वहीं पे आपको इस पे आपका हमारा ओपिनियन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह के म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फॉलो करें हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, जिसका हम लोग ने लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मोस्टली इंस्टाग्राम पे हम लोग सारे म्यूचुअल फंड के अपडेट्स पहले देते हैं, बाद में हम लोग सब जगह डालते हैं। चलिए सबसे पहले इसको फंड को समझते हैं। इक्वल 50 जो है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स क्या होता है। चलो देखो, अगर आप आज देखोगे तो जो अपना इंडेक्स है निफ्टी 50 का, उसके अंदर कुछ यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जिसके अंदर HDFC वगैरह, जिनका लगभग 9 टू HDFC और रिलायंस का यहाँ पे 99% का वेटेज है, ठीक है। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स क्या करता है, ये सबको बराबर यहाँ पे रेशो देता है 2% का, ठीक है। टोटल यहाँ पे 50 कंपनीज है, हर कंपनी को यहाँ पे 2% का वेटेज देता है और यहाँ पे उस अकॉर्डिंगली ये काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड क्या बोल रहा है कि ये वाला जो म्यूचुअल फंड है हम उन्हीं 50 कंपनियों में लगाएंगे जो निफ्टी 50 में है। बट यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर तो यहाँ पे जो मान लीजिए रिलायंस का 9% वेटेज है और HDFC का भी 9% है, तो वो क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे 9% वेटेज की जगह यहाँ पे हम 2% वेटेज यहाँ पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे ये इक्विटी इसके बारे में, इस फंड के बारे में। 19 में जो कि जा चुकी है, इसकी यहाँ पे NFO ओपनिंग डेट है। NFO क्लोज यहाँ पे 2 जून 2021 को होगा। चलिए अब यहाँ पे कंपनी ने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे पहले क्या होता था, क्रिकेट में वो कपिल देव और अपने जो सुनील गावस्कर वगैरह होते थे, तो उन्हीं पे टीम डिपेंडेंट होती थी और वो एक एग्जांपल दिया कि आज इंडिया में जो टीम है वो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। चलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने पूछा है कि कौन सा इंडेक्स फंड यहाँ पे बेटर होगा, जिसके अंदर हैवी वेट्स या फिर स्टार कंपनीज ज़्यादा हो, या फिर अगर आप देखोगे जो सारी टॉप 50 कंपनीज है। देखो एक बात समझो कि जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ हैं वो सारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सबका वेटेज इक्वल होगा ना तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देखो ये है बेसिकली यहाँ पे वेटेज। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे ये 5 कंपनियों का 41% वेटेज है और वहीं पे इंडेक्स के अंदर इनका वेटेज कितना है 9.5%, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सिंपल सी समझो कि जैसे कि अगर आप देखोगे JSW स्टील और टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इनने जो है ना पिछले साल में लगभग है ना 200% का रिटर्न दिया है। तो इनका बट जो यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर केवल 2.5% का ही वेटेज है, जबकि यहाँ पे 6% का वेटेज है और इस कारण से ये कुछ कंपनियों ने अभी आउट परफॉर्म किया है। वहीं पर अगर आप देखोगे अपना मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है पिछले 6-7 महीनों में। तो यहाँ पे ये डाइवर्सिफिकेशन के कारण यहाँ पे अभी अपना जो निफ्टी 50 अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी 50 इक्वल जो वेट है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ पे सभी कंपनीज को बराबर ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने रिटर्न बताया कि कैसे जून 1999 से निफ्टी 50 के रिटर्न्स और निफ्टी यहाँ पे 50 जो इक्वल वेट है उसके रिटर्न्स यहाँ पे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे जो रिटर्न्स दिए हैं जो इक्वल वेट ने वो 15.75% के रिटर्न दिए अभी तक, और यहाँ पे जो बाकी जो अपना निफ्टी 50 का है उसका रिटर्न यहाँ पे 13.72 का रिटर्न रहा है। तो इस तरह का है। और वहीं पे अगर अपन बात करें जो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 66% की यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रही है। वहीं पे जो निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है वो 49% का दिया है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे इसने आउट परफॉर्म किया है और वहीं पे कंपनी ये भी बोल रही है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी की ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इसने आउट परफॉर्मेंस करा है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे बेहतर साल बताएं। ये जो ब्राउन वाला है अपना ये इक्वल वेट इंडेक्स का रिटर्न है और वहीं पे रेड वाला है जो वो यहाँ पे अपना निफ्टी 50 का रिटर्न है। तो कुछ 3 सालों में कंपनी ने हाईलाइट किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ आउट परफॉर्मेंस दी गई थी, जो आप देख सकते हो। और यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो अभी है ना जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। अगर आप देखोगे पहले क्या होता था, कुछ बड़े इंडेक्स चलते थे, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और IT। बट आज अगर आप देखोगे तो सारे ही सेक्टर चल रहे हैं। ऐसा कोई सेक्टर है जिसने अंडर परफॉर्मेंस किया है पिछले 1 साल में? आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना ब्रॉड बेस्ड रैली के अंदर यहाँ पे अपने को ये सारी चीज़ें में भी करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनीज है, मतलब बैंक्स वगैरह, उनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। बट यहाँ पे निफ्टी 50 जो इक्वल वेट है उसके अंदर सभी सेक्टर को लगभग एक बराबर सा यहाँ पे क्राइटेरिया दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली ब्रॉड बेस्ड रैली जब आती है ना,
तो यहाँ पे निफ्टी 50 इक्वल वेट वाला जो रिटर्न इंडेक्स है और या फिर वो आउट परफॉर्म करेगा। चलिए अगर आप देखोगे तो FY20 की जो रिटर्न्स है, अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के रिटर्न 70% है और इक्वल वेट के 86% है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो अपनी जो टॉप 5 कंपनीज है उनकी जो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट वहीं पे अगर आप देखोगे जो बाकी कंपनीज है टाइटन, नेस्ले वगैरह, उन लोग की में भी कुछ खास ना मतलब काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। तो इस तरीके से हीरो मोटर कॉर्प है, यहाँ पे इंडसइंड बैंक है 190%, यहाँ पे उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे ये कंपनी बोल रही है कि निफ्टी 50 इक्वल वेट में यहाँ पे इसलिए दम है। अच्छा, उसी के अलावा यहाँ पे एक स्मार्ट एलोकेशन और एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग है स्ट्रेटेजी है, जो कि मेरे को सबसे अच्छी जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर बात लगी वो वही है। अच्छा, ये एक तो डाइवर्सिफिकेशन करेगा आपको, ठीक है, लोअर रिस्क होगा, और वहीं पे ऑटो क्वार्टरली यहाँ पे रीबैलेंसिंग होगी, जिसका यहाँ पे रिजल्टिंग इनटू प्रॉफिट बुकिंग। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और इसके लिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, क्या होगा ना, ये ऑटो रीबैलेंस होगा हर क्वार्टरली में। बट अभी आप एक बात समझो, एक स्टॉक है, ठीक है, अपना एक स्टॉक है जिसने है ना उसका प्राइस यहाँ पे 1000 रुपये था और वो है ना 2% की एलोकेशन के साथ, अगर उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती 1500 रुपये से, तो अभी ए का जो एलोकेशन है वो पोर्टफोलियो के अंदर 6% का हो जाएगा। अभी रीबैलेंसिंग डेट के अंदर क्या करेंगे, जो स्टॉक भाग गया है ना उसका यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी यहाँ पे वेटेज 6% हो गया, तो यहाँ पे 4% जो एक्सेस स्टॉक है उसको बेच दिया जाएगा, और जिस स्टॉक ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया उस स्टॉक को खरीद लिया जाएगा। मतलब आप एक सिंपल सी यहाँ पे स्ट्रेटेजी समझो कि अगर रिलायंस अंडर परफॉर्म करता है तो उसको खरीदा जाएगा, और वहीं पे अगर अपना HDFC बैंक या TCS आउट परफॉर्म करता है तो उसको बेच दिया जाएगा। अब क्या है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझो, इसमें यहाँ पे एक रिस्क भी है और एक रिटर्न अपॉर्चुनिटी भी है, सॉरी रिवार्ड भी है। देखो, अभी अगर TCS यहाँ पे आउट परफॉर्म करता है तो उसमें अपने को क्या हो रहा है, क्वार्टरली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती जा रही है, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि आप रिलायंस को भी खरीद रहे हो। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप बार बार गिरे हुए स्टॉक को खरीदते जाओगे तो यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। जैसे मान लो अभी TCS ने हर बार आउट परफॉर्म किया और आप हर बार बेचते जा रहे हो, ठीक है। पहले आपने मान लो TCS को एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, पहले TCS का भाव मान लो भाई 100 रुपये था, 100 रुपये पे आपने लिया, फिर उसका भाव बढ़ा 120 पे भी बेचा, फिर क्या हुआ 120 से 140 हुआ, फिर भी आपने बेचा, ठीक है। बट वहीं पे अगर अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव मान लो 100 रुपये था, ठीक है, फिर वो 80 हुआ तो आपने खरीदा, फिर वो 60 हुआ तो भी खरीदा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये रिस्क है इस फंड के, इस स्ट्रेटेजी के अंदर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये ऑटो रीबैलेंसिंग जो प्रॉफिट बुकिंग है ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, और यहाँ पे है ना आपका फटाफट से प्रॉफिट बुक होता रहेगा, और निफ्टी 50 की कंपनीज लगभग है ना आपको रिटर्न दे ही देगी। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब वापस अपन आ जाते हैं, तो अगर आप ये देखोगे, अच्छा निफ्टी 50 के अंदर जो अपने अभी जो टॉप 10 स्टॉक्स होंगे अभी 60% वेटेज रखते हैं, बट यहाँ पे इक्वल वेट के अंदर 23% हो जाएगा, और बॉटम 10 का जहाँ 5.5 है उनका 18% हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे जो बेहतरीन सेक्टर है, मेटल, फार्मा, सीमेंट और यहाँ पे सर्विसेज, ये जो ऐसे सेक्टर है ना, इन लोग ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया है। मेटल के आप देखोगे शेयर लगभग डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वल वेट के अंदर उसका सीधा 9.9% का वेटेज हो जाएगा, और वहीं पे जो निफ्टी 50 के अंदर वेटेज है वो 3.6 होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे ये बेसिकली CAGR रिटर्न्स बताएं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो आप यहाँ पे देखोगे तो हर बार यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखेगी निफ्टी 50 की। और वो सारी चीज़ें अगर आप इसको करते हो तो कंसिडर, जैसे कि अगर आप देखोगे 1 ईयर का आप रिटर्न देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो रिस्क टू रिटर्न रेशो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है ना, वोलेटिलिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना मैटर करती है ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें ये है ना CAGR रिटर्न्स है और ये सब कंपनी ने बताया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंसंट्रेशन रिस्क भी कम हो गया, क्योंकि अब आप है ना क्या हो रहा है, आपका जो फंड है वो रिलायंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी स्मॉल कैप में क्या होता है कि स्मॉल कैप में सभी कंपनियों को बराबर वेटेज दिया जाता है, ठीक है ना। आप सिंपल सी बात है, डिक्सन और अंबर के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड नहीं बना सकते, आपको है ना और कंपनीज ढूंढनी पड़ती है स्मॉल कैप के अंदर। पर यहाँ पे अपना जो लार्ज कैप होते हैं ना वो कुछ ही 4-5 बड़ी कंपनीज पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC हो गई, तो वो सारी चीज़ हो गई। उसके अलावा ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज बाय लो कॉस्ट इसका यहाँ पे कोई भी जो अगर आप देखोगे जो एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं है। एक्सपेंस रेशो कितना है मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे जैसे इंडेक्स बदलेगा हर 6 महीने में अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स बदलता है तो वो होगा।
उसी के अलावा प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपको बताया वो कैसे हो रही है, और वो वहीं पे अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत और चीज़ें बताइए। सिंपल के यहाँ पे बताया कि कंपनी कैसे करती है। सिंपल एक तो सिंपल है, कोई भी यहाँ पे जो बायस एलोकेशन नहीं होता, तो वहाँ पे 50 लार्ज कैप कंपनीज में लगाती है, और जो जैसे ही यहाँ पे स्टॉक इन और आउट होगा, यहाँ से भी इन और आउट कर दिया जाएगा। और उसी के अलावा यहाँ पे वाइडर, यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है वाइडर, यहाँ पे रीच बढ़ जाएगी, लोअर एक्सपेंस रेशो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसी के अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, स्टॉक इट ट्रैक्स और परफॉर्मेंस वगैरह तो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, और इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी तो ठीक है। अच्छा, सेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप देख लो इसका कैसे कैसे होगा। तो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ लगभग इस तरीके से दिखेगा इसका, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो। और वहीं पे यहाँ पे जो ग्रेटर जो है वो मतलब लोअर कंसंट्रेशन रिस्क होगी और ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन होगा, वो सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बताया था। बाकी बार बार यहाँ पे है ना रिटर्न्स वगैरह कंपेयर किया अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के, और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड के अंदर। एक तो आपको ये टॉप 50 का इक्वल एक्सपोजर दे रहा है, इक्वल वेटेज दे रहा है, और वहीं पे यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी ऑल स्टॉक्स में, ऑटो रिबैलेंसिंग, ऑटो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और उसी के अलावा ब्रॉडर इकोनॉमी पे आप बैट कर पाओगे। आपको केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंडेंट नहीं होना रहेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने वो किया है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये बाकी सारी चीज़ें, और उसके अलावा मैं और बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पे क्या लोविश सोलंकी है, और ये स्कीम टाइप है, मैंने आपको बता दिया, एंट्री एग्जिट लोड है नहीं। और अच्छा, एसेट एलोकेशन वगैरह बता ही दिया है। थोड़ा बहुत पैसा ये लोग डेप्ट मार्केट में रख सकते हैं जब जब भी यहाँ पे इनको लगेगा अपॉर्चुनिटी अभी कम है, तो बाकी यहाँ पे मिनिमम 95% मैक्सिमम 100% एसेट एलोकेशन इक्विटीज़ में रखा जाएगा। बेंचमार्क इंडेक्स इनके लिए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स होगा, ना कि निफ्टी 50 रेट होगा, और वो सारी चीज़ें। और अब हम थोड़ी बहुत यहाँ पे और जानकारी जान लेते हैं। एक ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% यहाँ पे इस फंड में डालो, ये इनका रिकमेंडेशन है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसका रिस्कोमीटर जो सेबी के अकॉर्डिंग रिस्को क्लासिफिकेशन होता है वेरी हाई है, बट मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगता है। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन वालों के लिए है। देखो म्यूचुअल फंड में मैं जनरली आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म के लिहाज से मत लाना, कम से कम यहाँ पे आपको 6-7 महीने का तो पैसा यहाँ पे आपको डालना ही रहेगा, ठीक है। दो यहाँ पे इंडेक्स फंड है, एग्जिट लोड वगैरह नहीं है, बट यहाँ पे जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखती है 6 महीने में ही दिखेगी। और आने वाले टाइम में क्या होगा ना, अभी आप देख लो तो बाजार अपने के ना अच्छे खासे यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है और वो सारी चीज़ें हो रही है, तो अभी उसमें यहाँ पे एक अच्छी खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है आपको 1 साल बाद इसके अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न बने। अच्छा, ये यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कैसे हमारा वेटेज रहेगा उन 25 कंपनियों का, तो आप देख सकते हो, तो ये वेटेज है सारी 50 कंपनियों का ओवरऑल, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। अच्छा, चलिए अब यहाँ पे थोड़ी बहुत और डिटेल्स है। बेसिकली टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो लोग बाग जानना चाहते रहते हैं। डिविडेंड पे 10 से 20% अलग अलग टैक्स लगेंगे। अच्छा, अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो 10% यहाँ पे लगता है, और वहीं पे अगर आप देखते हो तो जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपका 15% टैक्स वगैरह लगेगा, और वो सारी चीज़ें। अच्छा, डिविडेंड में भी अलग अलग तरह के यहाँ पे TDS वगैरह काट रहे थे। 5,000 रुपये तक का अगर डिविडेंड है तो यहाँ पे आपका कोई भी नहीं लगेगा। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो टैक्स वो है, सरचार्ज वगैरह भी लगता है इस पर, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एसएससी के लिए भी थोड़े बहुत सरचार्ज वगैरह हैं, जो कि नॉर्मल जो अपने सब फंड्स में होता है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक्सपेंस रेशो की आपने मेरे से पूछा है, तो मैं एक्सपेंस रेशो की डिटेल आपको बता देता हूँ। और इस फंड में अगर आपको पैसा लगाना है लम सम या फिर अगर आप SIP, तो उसके लिए जो यहाँ पे सबसे मिनिमम अमाउंट जो है वो बेसिकली यहाँ पे करीबन 500 रुपये का है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। अब अपन यहाँ पे एक्सपेंस रेशो पे आते हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो NFO ऑफ एक्सपेंस अगर आप देखते हो तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे जो है वो कितना है, ओके। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो ये रहा, लगभग 1% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे बाकी जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें करीबन 1.5% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशो होता है, और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ये फंड एकदम मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, NFO में लगाओ नहीं लगाओ, कैसे करो। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप NFO में कभी भी है ना पैसे मत लगाओ, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड हो। उसके पीछे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड रीज़न दिया था कि यहाँ पे NFO के अंदर कभी भी आपको लिस्टिंग गेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अनलिमिटेड यूनिट्स होती है। जितना ज़्यादा लोग बाग पैसा देंगे उतनी ज़्यादा यूनिट्स क्रिएट होंगी। अपने IPO जैसा नहीं है, अगर डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पे भाव बढ़ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी म्यूचुअल फंड में कितनी वॉलीटिलिटी होती है, कोई खास वॉलीटिलिटी होती नहीं। आप क्या कर सकते हो,
इस फंड को आपके ना रडार पे रखो, और कभी भी आने वाले टाइम में जब आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स फंड में पैसा डालो तो आप इसको एक अच्छा क्राइटेरिया मान के, ठीक है, इसको रडार पे रखो, और आपको लगे यार मेरे को इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है, तो आप इसके फंड के बारे में एक बार सोच लेना। और जब ये लिस्ट हो जाएगा, लगभग अभी 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप इसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहना। बाकी पास्ट परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के थ्रू, और जो मैं ऑलरेडी हम लोग ने बताई है इस वीडियो में भी, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरे को लगता है फंड काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी उन लोगों के साथ जो म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, और उन्हें बताइए। और मैं सभी को ये बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे लोग आजकल म्यूचुअल फंड नहीं कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के स्टॉक्स में लगा रहे हैं। देखिए, इक्विटीज़ में लगाना चाहिए, बट है ना, आपको म्यूचुअल फंड कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। दो यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहती है, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, और एक आपको हेल्दी वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं एक बोलता हूँ, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और एक है ना इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स अगर आप देखोगे ना, तो इंडेक्स उन लोगों को बाहर निकाल देता है जो अंडर परफॉर्म करते हैं, और उन लोगों को अंदर ले लेता है जो यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी होती है, जो यहाँ पे किसी भी और आपको है ना कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बीट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमें टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ 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 हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी तरह का NFO या फिर कोई म्यूचुअल फंड रिव्यू आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।